टैक्सी ड्राइवर सीजन 2 फाइनली आ चुका है और दोकी और उसकी टीम फिर से बदला लेने के लिए तैयार हो गई है। जिन लोगों ने टैक्सी ड्राइवर सीजन 1 नहीं देखा है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन जिन लोगों को सीजन 1 नहीं देखना है उन्हें मैं एक समरी दे देती हूँ। ये जो आदमी हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसका नाम है संगचल और ये एक टैक्सी कंपनी चलाता है। टैक्सी कंपनी के साथ साथ ये एक बदला लेने की कंपनी भी चलाता है, जहाँ जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जिनके साथ गलत हुआ है, वो संगचल को कॉल करते हैं और संगचल और उसकी टीम उस आदमी के लिए बदला लेती है। संगचल के बदला लेने वाली टीम का एक मेंबर है जिसका नाम है दोकी, जो एक टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन जब बदला लेने का वक्त आता है तो ये मेन कैरेक्टर बन जाता है क्योंकि इसकी फाइटिंग स्किल्स और इसका दिमाग जबरदस्त है। उसके साथ होती है गोन, जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर रिलेटेड सारा काम करती है और सारी इन्फॉर्मेशन वो दोकी को प्रोवाइड करती है। इनके साथ है जिनोन और क्योंकू, जो दोनों भी इंजीनियर्स है, और दोकी जो टैक्सी चलाता है बदला लेने के लिए, उस टैक्सी को ये हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये 5 लोग मिलकर साथ में काम करते हैं ताकि जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है वो उनकी मदद कर सके और जिन लोगों ने उनके साथ नाइंसाफी की है उन्हें वो सबक सिखा सके। सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक कोरिया का न्यूज चैनल दिखाया जाता है और इस न्यूज में बताया जाता है कि कैसे 3 आदमियों ने कुछ लड़कियों के अश्लील वीडियोस निकाले और उन वीडियोस को स्प्रेड किया। इन तीनों आदमियों ने फिर उन लड़कियों को धमकाया और जब लड़कियां पुलिस स्टेशन में गई अपनी कंप्लेंट लेके, तो कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इन तीनों आदमियों को सिर्फ 3 साल की सजा मिलेगी। लेकिन ये 3 आदमी फिर से कोर्ट में अपील करते हैं और कोर्ट कहता है कि इन्हें जल्दी हम छोड़ देंगे और 3 साल की सजा भी इनकी पूरी नहीं होती। ये न्यूज सुनकर उन लड़कियों को इतना बुरा लगता है कि उनमें से एक लड़की खुद की जान लेने की कोशिश करती है और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। यहाँ इन 3 आदमियों को पुलिस जेल से कोर्ट लेके जा रहे होते हैं क्योंकि आज कोर्ट अनाउंसमेंट देने वाला होता है कि इन तीनों को बिल्कुल भी सजा नहीं मिलेगी। यहाँ ये सीन देखकर और इनकी बातें सुनकर हमें पता चल ही जाता है कि इन तीनों को अपने किए हुए हरकतों का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है और इनफैक्ट ये लोग तो बहुत खुश है कि कोर्ट भी अब उनके साइड में ही है। इन तीनों को पुलिस की बस में बिठाया जाता है और इस बस में और कोई नहीं, दोकी भी बैठा होता है। दोकी ने भी क्रिमिनल जैसे कपड़े पहने होते हैं और वो इन तीनों की बातें सुन रहा होता है। ये तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे हम जब जेल में थे तो भी हमारे वीडियोस लाखों लोगों ने देखे और कुछ लोगों ने तो पैसे भी दे दिए ये कहकर कि हमें और वीडियोस देखने हैं, इसलिए जब हम जेल से बाहर जाएंगे तो हम फिर से ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे और लोगों तक ये पहुंचाएंगे ताकि हमें और पैसा भी मिले। दोकी इन तीनों की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम जल्दी से अपना सीट बेल्ट लगा लो, और इन तीनों को समझ तो नहीं आता कि क्यों सीट बेल्ट लगाना है, लेकिन दोकी की बात वो मान लेते हैं और अपना सीट बेल्ट पहन लेते हैं। अचानक पुलिस बस की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये बस आगे जाकर पलट जाती है। दोकी और ये तीनों आदमी बस से बाहर निकलते हैं और दोकी की टैक्सी वहीं पे बाहर रुकी होती है। दोकी जल्दी से अपने टैक्सी में बैठ जाता है और इन तीनों को बोलता है कि चलो चलो जल्दी से मेरे टैक्सी में बैठ जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये तीनों बिना सोचे समझे दोकी के टैक्सी में बैठ जाते हैं और दोकी उन्हें पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स देता है। ये तीनों वो ड्रिंक्स पी लेते हैं और फाइनली उनमें से एक आदमी दोकी को पूछता है कि तुम एग्जैक्टली हो कौन। दोकी बोलता है कि तुमने जो वीडियोस इंटरनेट पे अपलोड किए वो मैंने देख लिए और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन बन गया। मुझे तुमसे मिलना था और इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आ गया। मैंने सुना कि आज अगर तुम कोर्ट में सीधे सीधे चले गए होते तो कोर्ट तुम्हें बिना सजा के छोड़ देता, और मुझे लगता है कि तुमने जिस तरह की घिनौनी हरकत की है उसके लिए तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ सबक सिखाने आ गया हूँ। दोकी पलट कर देखता है और इन तीनों ने उसकी कोई भी बात सुनी नहीं होती है क्योंकि ड्रिंक्स पीने के बाद वो बेहोश हो चुके हैं। दोकी फिर इन तीनों को एक सुनसान सी जगह पे छोड़ देता है और जब इन तीनों को होश आता है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या है। उनके सामने एक टीवी रखा होता है और न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा होता है कि कैसे 3 आदमी जिन्होंने कुछ लड़कियों के अश्लील वीडियोस निकाले, उनकी आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन जो पुलिस वाला उन्हें कोर्ट में लेके जा रहा था उसी पुलिस वाले की इन तीनों ने मिलकर बहुत पिटाई की और बस का एक्सीडेंट करवा के ये तीनों वहां से भाग गए हैं। न्यूज में ये भी दिखाया जा रहा होता है कि इन तीनों ने पुलिस वाले की तो पिटाई की ही, लेकिन इन्होंने पुलिस के कुछ हथियार भी चुरा लिए और इसलिए कोर्ट इन्हें पूरी जिंदगी की जेल की सजा दे सकता है। ये बात सुनकर ये तीनों पैनिक होने लगते हैं क्योंकि उनका कोई इरादा नहीं था भाग जाने का। उन्हें तो कोर्ट में जाना था क्योंकि उन्हें पता था कि कोर्ट उन्हें बिना सजा के छोड़ देगा, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए जिस वजह से अब वो इस सिचुएशन में फंस गए हैं और अब उन्हें जिंदगी भर की सजा हो सकती है। उसी वक्त उन्हें टेबल पे एक फोन दिखाई देता है और उनमें से एक आदमी चिल्लाता है कि जल्दी से पुलिस को कॉल करो, हम खुद को अरेस्ट करवा लेंगे, लेकिन फोन होता है लॉक्ड और उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है और इन तीनों को अरेस्ट करके लेके जाती है। ये पूरा सीन सामने की बिल्डिंग से दोकी, गोन, जिनोन और क्योंकू देख रहे होते हैं और वो फाइनली रिलैक्स्ड हो जाते हैं क्योंकि जिन बेचारी लड़कियों की जिंदगी इन तीनों ने खराब की उन्हें फाइनली अपनी सजा मिल गई है। जो पैसा इन 3 आदमियों को मिला था वीडियोस बनाने के लिए, वो पैसा संगचल ने उनके अकाउंट से निकाल लिया है और अब इनका पूरा बदला लेने का मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ ये सीन कट होता है और फिर हमें 2 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। सीजन 1 के एंडिंग में संगचल इन चारों को बताता है कि हमें बदला लेने की सर्विसेज को रोकना होगा क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिए ही बहुत ज्यादा डेंजरस हो रहा है। वो इन चारों को पूछता है कि तुम्हें ये काम रोकने के बाद क्या करना है, तो गोन बोलती है कि उसे एक पुलिस ऑफिसर बनना है। जिनोन कहता है कि उसे साइंस और टेक्नोलॉजी में ही इंटरेस्ट है इसलिए वो उस
उसमें कुछ करेगा। क्योंकि बोलता है कि उसे रेस कार्स में इंटरेस्ट है, इसलिए वो उसमें करियर बना लेगा। और दोकी बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे जाऊंगा। संचल इन चारों को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से बहुत लोगों को मदद हुई, बहुत लोगों को तुम्हारी वजह से सहारा मिला और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे जाकर अगर हमें साथ काम करने का कोई मौका मिला तो हम जरूर करेंगे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद पे फोकस करो और तुम्हारे करियर के लिए गुड लक, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये चारों फिर संचल के ऑफिस से निकल जाते हैं और वहाँ पे फिर पुलिस पहुंच जाती है। संचल और उसकी टीम ने बहुत सालों से क्रिमिनल्स को पकड़ के रखा, उन्हें टॉर्चर किया, उनसे बदला लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कानून कभी भी उनका साथ नहीं देगी। लेकिन पुलिस को अपना काम करना था और उन्हें फाइनली पता चल गया कि इतने सारे क्रिमिनल्स जो गायब हो रहे हैं ये सब कुछ संचल के वजह से हो रहा है। उन्हें प्रूफ मिल गया है और इसलिए वो संचल को अरेस्ट करने के लिए उसके ऑफिस में आ जाते हैं। और संचल उन्हें देखते ही बोल देता है कि यह सब कुछ मैंने खुद से किया है और किसी ने मुझे मदद नहीं की है। पुलिस संचल को अरेस्ट कर लेते हैं और यहाँ ये सीन कट हो जाता है और फिर हमें 1 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। दोकी संचल से मिलने उसके ऑफिस में आया है, लेकिन उसके टैक्सी कंपनी में एक भी काम करने वाला इंसान नहीं है, इसलिए सब कुछ संचल ही कर रहा है। असल में पुलिस कंप्लेंट की वजह से बहुत सारे लोग डर गए और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। संचल को काम करते वक्त चोट लग जाती है और दोकी उससे जाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। संचल कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि जिनोन और क्योंकू ने इतने सालों से ये गाड़ी का काम कैसे किया। दोकी संचल को बोलता है कि जिनोन और क्योंकू भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने सुना कि पिछली बार वो जब तुमसे मिलने आए थे तो तुम उनपे बहुत ज्यादा चिल्लाए। संचल बोलता है कि हाँ मुझे उनपे चिल्लाना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और किसी की जिंदगी बर्बाद हो। वो अपने करियर में खुश है और मैं उन्हें खुशी देखना चाहता हूँ। दोकी पूछता है कि तुमने जिनोन, क्योंकू और गोहुन को तो जाने दिया, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते। तो संचल बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, मैंने अगर तुम्हें बोल दिया कि तुम बदला लेने का काम बंद कर दो तो तुम मुझे हाँ तो बोल दोगे, लेकिन आगे जाकर तुम खुद से बदला लेने की कोशिश करोगे और इसलिए मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें कोई बदला लेना भी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जिनोन एक बहुत बड़ा एरोस्पेस इंजीनियर बन गया है, लेकिन अभी भी वो अपने टैक्सी के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, जैसे वो सबको मदद करते थे, कैसे वो बदला लेते थे, इन बातों को वो भूल नहीं पा रहा। यहाँ क्योंकू का भी सेम हाल है, क्योंकि वो बहुत फेमस रेसिंग कार इंजीनियर तो बन चुका है, लेकिन वो अभी भी अपने पास वो पेजर रखता है जिससे संचल उसे मिशन का कॉल देता था। बाद में जिनोन और क्योंकू लंच के लिए मिलते हैं और जिनोन क्योंकू को बताता है कि कैसे उसके कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो उसे रशिया भेजेंगे ताकि वो और रिसर्च कर पाए, और जाने से पहले वो संचल को मिलना चाहता है। क्योंकू बोलता है कि पिछली बार मैं जब संचल से मिलने गया था तो उसने मुझे इतना डांटा कहकर कि आइंदा से तुम तुम्हारा चेहरा मुझे कभी भी मत दिखाना और मेरे ऑफिस में भी मत आना। जिनोन बोलता है कि अच्छा, उसने तो तुम्हें सिर्फ ऑफिस में आने से मना कर दिया, लेकिन पिछली बार जब मैं उससे मिलने गया था तो वो मुझे बोला कि मुझे तुम्हें जिंदगी में कभी भी नहीं देखना है और अगर मेरी मौत भी हो गई तो तुम मेरे फ्यूनरल में बिल्कुल नहीं आना। इन सारी बातों के बावजूद जिनोन और क्योंकू डिसाइड करते हैं कि वो संचल से मिलने जाएंगे, क्योंकि वो उनके मिशंस को तो मिस करते ही है, लेकिन वो संचल को भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं। यहाँ गोहुन एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी होती है और उसके पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है कुछ पोस्टर्स लेके, लेकिन सारे पुलिस वाले इस आदमी को इग्नोर कर रहे होते हैं। गोहुन इस आदमी को मदद तो करना चाहती है, लेकिन उसकी सीनियर उसे रोकती है कहकर कि ये हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है। गोहुन अपने सीनियर को कहती है कि लेकिन ये आदमी अपने बेटे को 1 साल से ज्यादा ढूंढ रहा है, तो उसकी सीनियर उसे बताती है कि वो अपने बेटे को ढूंढ नहीं रहा है, उसका बेटा घर से भाग गया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ये सीन कट होता है और फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन आया था अपने बेटे को ढूंढने के लिए। इस आदमी के बेटे का नाम है दोंगजे और दोंगजे 1 साल से गायब हो गया है। आखिरी बार इस आदमी ने दोंगजे को देखा था जब दोंगजे अपने नौकरी के लिए वियतनाम जा रहा था। उसके बाद दोंगजे ने ना उसे कॉल किया, ना वो घर वापस आया, और इस आदमी को 100% पता है कि उसके बेटे के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस उसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरी सिचुएशन की वजह से ये आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है और वो खुद की जान लेने के लिए एक ब्रिज से जंप मारने वाला होता है जब उसे एक स्टिकर दिखाई देता है अपने पैरों के पास। उस स्टिकर पे लिखा होता है मरो मत, बदला लो, और उसके नीचे एक फोन नंबर दिया होता है। ये आदमी उस फोन नंबर को कॉल करता है और ये नंबर होता है बदला लेने की सर्विसेज यानी संचल का। दोकी इस आदमी के पास टैक्सी लेकर पहुंच जाता है और ये आदमी उसके टैक्सी में बैठ जाता है। दोकी उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, और आदमी उसकी पूरी स्टोरी बताना शुरू कर देता है। आदमी बताता है कि जब मेरा बेटा दोंगजे बहुत छोटा था तभी उसकी मम्मी की मौत हो गई और तब से मैं ही अकेले उसे संभालता हूँ। मेरी एक छोटी सी फ्राइड चिकन की दुकान है और उससे ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन दोंगजे एक बहुत अच्छा इंसान बन गया। वो पढ़ाई में भी अच्छा है और उसने कभी भी मुझे तंग नहीं किया। एक दिन मेरी दुकान का मकान मालिक आकर मुझे बोला कि तुम जल्दी से मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी दुकान बंद कर दूंगा, और मैंने उसे बोला कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए पैसे कलेक्ट करने के लिए। ये सारी बातें मेरे बेटे दोंगजे ने तो सुनी, लेकिन मैंने उसे दिखाया जैसे कि कुछ नहीं हुआ है। दोंगजे ने फिर मुझे बताया कि उसे एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिली है अब्रॉड जाके पढ़ाई करने के लिए, और अगर उसने ये स्कॉलरशिप ले ली तो आगे जाकर उसे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर, क्योंकि आखिर मेरे बेटे की खुशी ही मेरी खुशी है, और इसलिए मैंने उसे बोला कि ठीक है तुम्हें अब्रॉड
जाना है तो तुम जाओ। वो स्कॉलरशिप लेके वियतनाम जाने वाला था और जाने से पहले मैंने उसे एक सूट खरीद के दिया, उसने मुझे एक वॉच खरीद के दी और फिर मैंने उसे एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। जब वो वियतनाम पहुंचा तो उसने मुझे हर दिन कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन अचानक एक दिन उसके कॉल्स और मैसेजेस आना बंद हो गए और तभी मुझे शक आया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ दिनों बाद जब मेरा मकान मालिक मेरी दुकान पे वापस आ गया तो मैंने उसे बोला कि रुको, मेरे पास पैसे तैयार है। तो मकान मालिक ने बोला कि कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे बेटे दोंगजे ने सारे पैसे भर दिए हैं। ये बात सुन के तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे बेटे के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। मैंने उसके फ्रेंड से जाकर पूछा तो उसके फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि दोंगजे ने ट्यूशन क्लास छोड़ दी और वहां से उसने पूरा रिफंड ले लिया। उसके फ्रेंड्स ने मुझे ये भी बताया कि दोंगजे ने हमें बोला कि वो 2 साल पैसे कमाकर वापस आएगा और फिर मुझे पता चला कि दोंगजे ने स्कॉलरशिप के बारे में झूठ बोला। असल में वो अब्रॉड पढ़ाई के लिए नहीं, काम करने के लिए गया था। मैंने उसे मैसेज किया ये बोलते हुए कि तुम वापस घर आ जाओ, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। इसलिए मैं ही उसके ऑफिस के एड्रेस पे गया जो वियतनाम में था। मैं जब वियतनाम के ऑफिस के एड्रेस पे पहुंचा तो वहाँ बिल्डिंग तो थी ही नहीं, लेकिन काम करने वाले लोग भी नहीं थे। तभी मुझे समझ आ गया कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और मेरा बेटा गायब हो चुका है। उसी वक्त मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया और मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ये पता है कि ये आवाज़ मेरे बेटे दोंगजे की ही थी और वो 100% किसी न किसी मुश्किल में फंस गया है। कोरिया वापस आने के बाद मैंने पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेंट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा बेटा तो 25 साल का है, वो खुद के डिसीजंस ले सकता है। उसने अब्रॉड जाने का डिसीजन लिया और अगर उसने ये डिसीजन लिया कि उसे तुमसे बात नहीं करनी है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ दिनों बाद मुझे दोंगजे का लेटर मिला और इस लेटर में दोंगजे ने लिखा था कि पापा मैं ठीक हूँ, आप ज़्यादा चिंता मत करो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये लेटर लेके मैं फिर से एक बार पुलिस स्टेशन गया ये चेक करने के लिए कि क्या ये मेरे बेटे दोंगजे की ही हैंडराइटिंग है। तो पुलिस ने बोला कि हाँ, ये तुम्हारे बेटे की ही हैंडराइटिंग है और तुम्हारा बेटा सही सलामत है, ये अभी उसने बता ही दिया है, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो। ये सारी स्टोरी आदमी दोखी को बता देता है और दोखी फिर इस आदमी को गेम सेंटर पे छोड़ देता है, जहां आदमी डिसाइड कर सकता है कि क्या उसे बदला लेना है या नहीं। आदमी बदला लेने का बटन दबाता है और उसके बदले का मिशन शुरू हो जाता है। यहाँ दोकी संचल को पूरी स्टोरी बताता है और वो लेटर भी दिखाता है जो दोंगजे ने अपने पापा को भेजा है। दोकी संचल को बताता है कि दोंगजे बहुत सालों से मिलिट्री में था और इसलिए उसने मॉर्स कोड यूज करके इस लेटर के नीचे कोई सीक्रेट मैसेज लिखा हुआ है। दोकी और संचल इस मैसेज को ढूंढ निकालते हैं और इस मैसेज में लिखा होता है कि प्लीज मुझे बचा लो। इसका मतलब ये है कि दोंगजे सच में कोई मुश्किल में फंस गया है। यहाँ ये सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोंगजे के साथ वियतनाम में क्या हो रहा है। दोंगजे जैसे ही लड़के जिन्हें नौकरी की जरूरत थी उन्हें एक गुंडों के ग्रुप ने फंसाया होता है और उनकी बहुत ज्यादा पिटाई की होती है। जब उन गुंडों का ध्यान नहीं होता तो दोंगजे टेबल पे रखे हुए फोन से अपने पापा को कॉल करता है, लेकिन वो कुछ कहने से पहले ही गुंडा उसे पकड़ लेता है और फिर से उसकी पिटाई करता है। लेकिन उसके पापा ने उसके रोने की आवाज सुनी होती है और इसलिए उसके पापा ने पुलिस कंप्लेंट की होती है। फिर इन लड़कों को फोर्स किया जाता है अपने फैमिली को लेटर लिखने के लिए और ये बताने के लिए कि वो ठीक है। और ये लेटर लिखते वक्त ही दोंगजे ने मॉर्स कोड से अपना सीक्रेट मैसेज भेजा होता है और ये मैसेज अब दोखी को तो समझ आ ही गया है, इसलिए वो वियतनाम जाने वाला है इसकी जान बचाने के लिए। जिस कंपनी ने दोंगजे को नौकरी दी उसी कंपनी में दोकी भी नौकरी का एप्लीकेशन देता है और अपना रेज्यूमे एग्जैक्टली दोंगजे की तरह बनाता है। उस कंपनी ने 24 घंटे के अंदर दोकी को रिप्लाई भेजा होता है कि वो नौकरी के लिए परफेक्ट है और वो वियतनाम जा सकता है। संचल को इस पूरे प्लान की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा होता है, क्योंकि अगर दोकी को अब्रॉड जाकर कुछ हो गया तो वो भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन दोकी कहता है कि मुझे ये करना जरूरी है क्योंकि कितने सारे लड़के वहां पे फंसे होंगे। दोकी फिर वियतनाम जाता है और उसने एक ऐसा चश्मा लगाया होता है जिससे पूरी लाइव ब्रॉडकास्टिंग संचल को मिल रही होती है, ताकि संचल को पता चले कि दोकी कहाँ है और वो कहाँ जा रहा है। यहाँ जिनोन और क्योंकू संचल से मिलने उसके ऑफिस में जाते हैं, लेकिन संचल उसके ऑफिस में नहीं होता। जिनोन और क्योंकू उसके ऑफिस में इधर उधर देख रहे होते हैं जब उनकी नजर दोंगजे के पोस्टर पे जाती है। उन्हें शक होने लगता है कि संचल और दोकी मिलकर किसी से बदला लेने वाले हैं, इसलिए वो दौड़कर नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे हमेशा उनकी मिशन शुरू होती थी। जैसे उन दोनों ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही संचल अपने बेसमेंट में काम कर रहा होता है और संचल जिनोन और क्योंकू को वहाँ देखकर बहुत नर्वस हो जाता है। वो उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाता और जिनोन उसे बताता है कि कैसे वो रशिया जाने वाला है और संचल सिर्फ उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। जिनोन और क्योंकू फिर उसके बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे संचल बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था और वो कोई ना कोई मिशन पे जरूर है। जिनोन और क्योंकू फिर गोउन से मिलने जाते हैं और उसे दोंगजे का मिसिंग पोस्टर दिखाते हुए बोलते हैं कि ये पोस्टर हमें संचल के ऑफिस से मिला और हमें लगता है कि वो कोई ना कोई मिशन पे जरूर है। गोउन इस पोस्टर को देखकर हैरान होती है क्योंकि वो भी इस केस के बारे में जानना चाहती है, लेकिन उसी वक्त उसकी सीनियर वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि चलो गोउन हमें काम करना है और गोउन को वहाँ से जाना पड़ता है। क्योंकू और जिनोन फिर डिसाइड करते हैं कि उन्हें संचल की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा और वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। यादों की वियतनाम एयरपोर्ट पे पहुंच गया होता है और उसे और बाकी के लड़कों को पिकअप करने के लिए
कंपनी वाले लोग आए होते हैं। ये कंपनी वाले लोग इन सारे लड़कों को एक कार में बिठाते हैं और उन्हें वियतनाम का टूर करवाते हैं। उन्हें फिर वो बोट पे भी लेके जाते हैं, उन्हें अच्छा खाना भी खिलवाते हैं और उस पूरे टाइम में सारे लड़के बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर से गो उन दोंगजे के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकालती है और उसे पता चलता है कि दोंगजे कभी वियतनाम से वापस आया ही नहीं। उसे शक होने लगता है कि शायद दोकी भी वियतनाम गया है, इसलिए वो इलीगली चेक करती है इन्फॉर्मेशन दोकी के बारे में और उसे पता चलता है कि दोकी भी वियतनाम में है। यहाँ दोकी और बाकी के लड़के अभी भी वियतनाम का टूर कर रहे होते हैं जब अचानक उनकी गाड़ी एक अलग रास्ते पे चलने लगती है। कंपनी का आदमी उन्हें बताता है कि हम गांव के साइड में काम करने वाले हैं ना, इसलिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं। यह आदमी इन लड़कों से उनका फोन भी जबरदस्ती ले लेता है, ये कहकर कि मुझे तुम्हारे फोन में वियतनामी सिम कार्ड डालना है। अचानक ये गाड़ी रुक जाती है और कुछ गुंडे आकर इन सारे लड़कों को पकड़ कर कहीं लेके जाते हैं। जब दोकी को होश आता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसे उल्टा टंगाया गया है कुछ गुंडों के सामने। ये गुंडे सारे लड़कों से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम पोकर खेलते हो, क्या तुम रमी खेलते हो। गैम्बलिंग पूरी तरह से कोरिया में बैंड है, इसलिए ये लड़के कुछ नहीं कहते। तो यह आदमी उन पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने कंप्यूटर साइंस किया है तो तुम्हें तो गेम्स बनाना आना ही चाहिए। कोई कुछ नहीं कहता, इसलिए यह आदमी सबकी पिटाई करना शुरू करता है और डर के वजह से लड़के बोल देते हैं कि हाँ, हमें गेम्स डिजाइन करना आता है। आदमी बोलता है कि चलो अब ये किताबें लो और पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि कल से तुम्हें इलीगल गेम्स बनाना शुरू करना है। यहाँ दोकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका चश्मा गुंडों ने टेबल पे रख दिया है और चश्मे के बिना वो संगचल को कुछ भी नहीं बता सकता और कुछ दिखा भी नहीं सकता। ये गुंडे फिर दोकी और बाकी सारे लड़कों को पकड़ के रूम्स में बंद कर देते हैं और यहाँ ये सीन कट हो जाता है। यहाँ हमें सीजन 1 की बोगजा दिखाई जाती है और जिन लोगों ने सीजन 1 देखा हुआ है वो बोगजा को जरूर पहचानते हैं, लेकिन अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जाकर बोगजा की स्टोरी देखिए, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो दोकी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई होती है, लेकिन दोकी उससे बदला ले रहा होता है। बोगजा की दीवार पे दोकी की फोटो चिपकाई होती है और वो बहुत गुस्से से उन फोटोज को देखकर कहती है, वांग ताऊ जी, मैं तुम्हें देख लूंगी। और यह एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।